पीरियड्स इरेगुलरिटी हमें ऐसा लगता है कि 3-4 दिन ऊपर हो गए, 5 दिन ऊपर हो गया, हफ्ता ऊपर हो गया, तो उसका कोई मेजर चैलेंज नहीं है, बट वही मेन रीजन है, वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। घड़ा है जो गंदा घड़ा है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है ना, आप उसमें कितना मर्जी साफ पानी डाल लो, उस पानी ने गंदा ही रहेगा, उसने गंदा ही होना है जब तक हम उस घड़े को साफ नहीं करते। तो वो गंदा घड़ा, कीचड़ से भरा हुआ घड़ा इज आवर बॉडी एंड पंचकर्मा जो हम उसको साफ कर रहे हैं, उस कीचड़ को साफ करें ताकि उसके अंदर जब मैं पानी डालूं तो वो साफ पानी रहे। अलग अलग तरीके की गांठें होती हैं, जैसे कुछ कई बार सिस्ट बन जाती है, कई बार हेमोरेजिक सिस्ट बोलते हैं, खून की गांठें बन गई हैं। तो ये अलग अलग तरीके की जो है वो गांठें हो जाती हैं एक हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें। और इनके होने के मैं बोलूँ कोई स्पेसिफिक कॉज कि ये क्यों हुई या किस वजह से हुई, इट इज ओनली हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस और हमारा गंदा लाइफस्टाइल। क्योंकि जब हमारा पीरियड्स आने वाले होते हैं उस समय हमारे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो नेचुरली थिक हो जाती है, बिकॉज दैट इज वो उसका टाइम है ओव्यूलेशन का, वो थिक होगी ताकि फर्टिलाइज अगर एग करे तो वो जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहां पर जाके चिपक सके और उसकी ग्रोथ उसके बाद शुरू हो सके। आपके खाने पीने के साथ साथ आप क्या ले रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या चीज कितने अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है, सबसे पहले पेशेंट का प्रकृति एनालिसिस किया जाता है। हम नाड़ी परीक्षण करते हैं कि हम हार्मोनल पिल्स लेकर पीरियड्स तो ला सकते हैं लेकिन उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। रेगुलेट करवाने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पंचकर्मा और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तीनों इसीलिए बोला जाता है कि रोज व्यायाम करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम से वो सांसों के जो होते हैं ना, उससे डीप ब्रीदिंग करें, तो ये सारी चीजें इसलिए हर रोग के लिए फायदेमंद है। एग्जैक्टली। नमस्कार, मैं सीमा गोस्वामी हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे समाज में महिलाओं से बहुत सी अपेक्षाएं की जाती हैं। घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी लगभग उन्हीं के ऊपर ही होती है और ऐसा करते करते वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं और इसी समझौते की वजह से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड, PCOS, PCOD। ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ये बीमारियां। बस इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता। डॉक्टर अंकिता, आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। ओम आरोग्य मस्तु जी, मैं डॉक्टर अंकिता पठानिया बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से, और मैं पिछले कई सालों से संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और आयुर्वेदा को हमारी चिकित्सा की प्रथम पद्धति बनाने के लिए हमारा ये जो प्रयास है इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकिता। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल हमारी बच्चियों को जहाँ 12-13 साल की उम्र में पीरियड्स आया करते थे, लेकिन अब ये उम्र मतलब उससे पहले 9-10 साल में ऐसा होने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंसेस, मतलब जो हमारी मेंसेस की जो ड्यूरेशन है, जो पहले मेंसेस हमारे 12 से 13 साल की उम्र में बच्चियों में आ रहे थे, आज वो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ हमारी सोशल मीडिया और ओवर एक्सपोजर को हम जो है इसका एक जिम्मेदार मान सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ओवर एक्सपोजर है चीज़ों का, उनकी जो अडल्टिंग है दैट इज़ बीन डन, मतलब वो जो है वो समय से पहले उनको ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जो शायद हमें पहले समय से पहले देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पास फोन है। जिन चीजों का पता उन्हें बाद में होना चाहिए वो जल्दी हो रहा है, पहले हो जाता है। बिकॉज हमारी पीरियड्स या हमारे मेंसेस बेसिकली जो हमारे हार्मोन्स रेगुलेशन पे वर्क करते हैं, मतलब हमारे हार्मोन्स जैसे रेगुलेट होना शुरू करते हैं उसी के ऑनसेट होता है। एक साइकिल है हार्मोन्स का, जब वो कंप्लीट होता है तो ऑन 21 डे हमारा जो पीरियड है वो हमें ऑनसेट होता है। तो जब हमारा हार्मोन साइकिल इनिशिएट हो जाएगा, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा जल्दी अडल्टिंग बच्चों में आएगी, उतनी जल्दी जो है मेंसेस का ऑनसेट फिर उसी वजह से हो रहा है। तो और इर्रेगुलर पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? अब देखो, अर्ली ऑनसेट है और हमारा लाइफस्टाइल भी जो है वो बहुत इम्पेक्टेड है, उसकी वजह से इर्रेगुलरिटी। सबसे पहले ना, जब भी हम एक विमेन हेल्थ की बात करते हैं तो विमेन हेल्थ में सबसे पहले जब भी कोई डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मान लो, या एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सोशल प्रेशर है, या स्टडीज़ का स्ट्रेस मान सकते हो, बच्चों में स्टडी का स्ट्रेस हो जाता है, या हमारा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा
है कि वो उस कंपटीशन के स्ट्रेस में जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इरेगुलर पीरियड होने के। तो जब भी ये सारे फैक्टर्स आते हैं उसकी वजह से हमारा हार्मोनल साइकिल डिसरप्ट हो जाता है, गलत खान पान की वजह से भी, गलत खान पान की वजह से। जैसे सबसे पहले अगर किसी में भी इरेगुलर पीरियड्स का कंसर्न अगर आता है तो सबसे पहले पहला प्रोटोकॉल तो ये रहता है कि जो उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो कैसी है, बच्चे का HB कितना है, आयरन लेवल कितना है, B12 कितना है, विटामिन D कितना है। आज ना अगर नॉट ओनली वुमेन्स में, किसी भी हमारे जनरल इंडिविजुअल का अगर हम नॉर्मल रूटीन चेकअप कराते हैं और उसमें हम अपने विटामिन पैरामीटर कराते हैं तो विटामिन D एंड फेरेटिन लेवल आर द लोएस्ट। मतलब मैं OPD में जितने भी पेशेंट्स को मिलती हूँ या मैं उनकी रिपोर्ट्स चेक करती हूँ, पेशेंट में कोई और प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन उनके विटामिन D लेवल्स और B12 फेरेटिन लेवल इतने लो होते हैं कि दैट आर बीइंग आफ्टर टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑल्सो उनको टाइम लगता है अपने पैरामीटर्स को नॉर्मल लाने के लिए। एंड द रीजन बीइंग जो हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन है दैट इज नॉट दैट वेल जैसा होना चाहिए ड्यू टू आवर पुअर लाइफस्टाइल। अगर हम आज से 15-20 साल पीछे जाएं तो ये वाले नाम हमने कभी सुने नहीं थे। PCOS, PCOD, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली देखो, क्योंकि जैसे हमारा पहले का से 15-20 साल की पहले की मैं बात करूं तो जब पहले जब हमारी मदर्स की एज हम बोल सकते हैं तो इस टाइम पे हमने नहीं सुना था, बिकॉज ना तो लाइफ में इतना स्ट्रेस था। अब वर्किंग वुमेन्स हैं, है ना, कोई विमेन से नाइट शिफ्ट्स भी विमेन कर रहे हैं, है ना, नाइट शिफ्ट्स भी हैं, स्ट्रेस है, घर का अभी उनके पास वर्क है, हाउस चोर्स भी हैं। तो हाउस चोर्स हैं, ऑफिस का वर्क है, दोनों को साइमल्टेनियसली जब विमेन्स जो हैं वो प्रोसीड आउट करती हैं तो वो अपनी हेल्थ को नलीफाई कर देती हैं। उनके लिए प्रायोरिटी में उनका फैमिली आती है, उनका वर्क आता है, और फिर अगर कुछ बचा खुचा समय रह जाता है तो फिर वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचती हैं। अदरवाइज तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और रहती है। और हमने पहले इन चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था क्योंकि हमारा एक एक्टिव लाइफस्टाइल था। हमारी मदर्स दे आर बीइंग एक्टिव, वो फील्ड्स में भी वर्क कर रहे हैं, उनके पास घर में जानवर होते थे, घर का हम अब प्रोसेस्ड खाना है हमारा सारा, चाहे हम दूध की बात कर लें, हमारा दही है, हमारे घर में जो हम सब्जियां लेकर आते हैं, अगर हम फ्रेश फ्रूट्स भी खा रहे हैं बट दे आर ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, है ना, वो भी हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स यूज है। जो हमारे फ्रूट है वो नहीं है, सीजनल फ्रूट्स नहीं है, है ना, किसी भी सीजन में हमें कोई भी फ्रूट मिल जाता है, वी जस्ट नीड टू उसको समय से सिर्फ ढूंढना है। हम कहीं से किसी मैंगो हम किसी भी सीजन में खा सकते हैं अब, है ना, मैंगो एक सीजनल फ्रूट नहीं रह गया। तो जब भी हम किसी फ्रूट को उसके सीजन से पहले राइप करके खा रहे हैं और हम उसको अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इल इफेक्ट बॉडी में आता है। तो पहले के जमाने में सारी चीजें हम घर पे उगा रहे थे, हम खा रहे थे, हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल था, तो बॉडी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो इस तरह की बीमारी ना कभी हुई और ना ही हमने ऐसा सुना। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि सीजन का सब्जियां खाओ, सीजन के फ्रूट खाओ, तो इसी वजह से शायद। अच्छा, कौन सी ऐसे लक्षण हैं जो औरतों को, लड़कियों को इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखो, सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे ना, सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई भी विमेन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न आता है, सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो आती है हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। तो पीरियड्स इरेगुलरिटी हमें ऐसा लगता है कि 3-4 दिन ऊपर हो गए, 5 दिन ऊपर हो गया, हफ्ता ऊपर हो गया तो उसका कोई मेजर चैलेंज नहीं है, पर वही मेन रीजन है, वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। क्योंकि जब हमारे पीरियड्स डिले होना शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज है, कोई डेफिशिएंसी है, या हमारे हार्मोन्स में कोई दिक्कत है, हमारा लाइफस्टाइल खराब है जिसकी वजह से पीरियड डिले हो रहे हैं। अब अगर किसी का नॉर्मल साइकिल ही मान लो लंबा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर पहले साइकिल रेगुलर था और फिर इरेगुलर हो रहा है तो वो हमें पहले जो है वो कॉन्क्योर करना ज़रूरी है। फिर पीरियड्स के साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें बच्चियों को आती हैं या फीमेल्स को आती हैं, जैसे हैवीली ब्लीड करना, पेन होना। मैं यही बात आपसे करने वाली थी। हाँ। कि आजकल क्या होता है कि पीरियड्स का ना समय लंबा हो गया, 10-10 दिन तक और लड़कियों को होती है और वो काफी परेशान हो जाती हैं। क्या ये नॉर्मल है?
मतलब नॉर्मल डेज कितने होने चाहिए, ये मैं पूछना चाहती हूँ देखो आपसे। नॉर्मल डेज आर 5 to 7, 5 जो to 7 हमारा मेंस्ट्रुअल जो हमारा वो है टाइम ड्यूरेशन है वो 5 to 7 डेज का रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती अगर कोई नेचुरली मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हर साइकिल अगर वो स्टार्टिंग से ही उसका साइकिल थोड़ा लंबा है, दैट इज ओनली जो है ये एक निग्लेक्टेड बोल सकते हैं, ये एक कॉमन चीज बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर फीमेल के लिए। लेकिन अगर उसको पहले नॉर्मल पीरियड्स आ रहे थे और फिर उसका बाद में ये ड्यूरेशन दिक्कत बढ़ है, गया हाँ। है तो वो तो इंडिकेट ये करता abnormal है, है। हाँ ये इंडिकेट करता है हाँ। किसी ना किसी तरह की अबनॉर्मेलिटी के लिए या कोई ना कोई प्रॉब्लम, पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जो है वो इनिशिएट हो रहा है। जैसे हैवी ब्लीड होना या स्कैंटी पीरियड्स होना, आ तो रहे हैं लेकिन 1 या 2 दिन के लिए आते हैं और ब्लीडिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती, जस्ट आते हैं, स्पॉटिंग होती है और उसके बाद नहीं हाँ, आते। ऐसा भी हो रहा है, हाँ, हाँ। तो दोनों तरीके की कंडीशन होती है, हैवी ब्लीड भी होता है कई पेशेंट्स में और कई पेशेंट्स में जो है वो स्कैंटी भी हमारा फ्लो रहता है। अब इन दोनों ही कंडीशन के अलग अलग रीजंस हैं कि क्यों होते हैं। तो व्हेनसोएवर कोई भी सिम्टम इनमें से हमारे सामने आता है, जैसे इरेगुलर पीरियड्स है, हैवी मेंस्ट्रुएशन है या स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन है, एक्ने है, पिंपल्स है, हेयर फॉल है, इस तरह की कोई भी कंडीशन जब आती है तो वी नीड टू रूल आउट द रूट कॉज कि उसका रूट कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं। तो उस वजह पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये जो सारे साइन एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं ये भी अपने आप ही सबसाइड होते जाते हैं। और एक बात और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इनहेरिटेंट होता है, आनुवंशिक होता है? हाँ। कि क्या मदर को है तो बेटी को भी होगा, ऐसा भी होता है? देखिए ऐसे कहना कि ये अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, अभी तक तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 20 to 40% ऑफ जो हमारी फीमेल्स हैं जिनमें फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है या PCOS PCOD की हिस्ट्री है, उसमें से 20 to 40% ऐसी फीमेल्स हैं जिसमें हो सकता है कि उनके फार रिलेशन में या उनकी मदर या उनकी ग्रैंड मदर में कभी हिस्ट्री रही हो। वैसे कोई इनहेरिटेड है ऐसा कहना जो है वो नॉट पॉसिबल, बिकॉज PCOD, PCOS, डायबिटीज ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, लेकिन मोर ओवरली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बहुत सारे औरतें ये जानना चाहती हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली फाइब्रॉइड्स जो है ना, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस में गांठें बन जाती हैं, किसी तरह की ग्रोथ, अनइवन ग्रोथ होनी शुरू हो जानी। जैसे मैं एक बात करूँ, हमारा गर्भाशय है, हमारे एक मानसिक हमारा साइकिल है 1 महीने का, ठीक है, जिसमें हमारा जो हमारा मैच्योर एग है वो हमारी जो ओवरीज है वो रिलीज करती हैं, है ना, उसका ओव्यूलेशन का एक टाइम होता है। अगर उस ओव्यूलेशन टाइम में अब जो है फर्टिलाइज कर जाते हैं तो वो एक फीटस को फॉर्म करता है, और अगर वो ओव्यूलाइज नहीं करता तो हमें पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल साइकिल। तो हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो शेड कर जाती है और वो नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब या तो ये फ्लो डिस्टर्ब है या हमारे हार्मोन्स के जो साइकिल है वो या तो इमेच्योर सेल्स जो है वो रिलीज कर रही हैं हमारी ओवरीज, या जो हमारा हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो या तो शेडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या शेडिंग या तो पूरी तरीके से नहीं हो रही, यहाँ पर जो हमारी जो इमेच्योर सेल्स जो रिलीज कर देती हैं ओवरीज वो वहाँ पर जम जाते हैं, वो गांठें बनानी शुरू कर देते हैं। और जब वो उन्हीं गांठों को फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, उन्हीं गांठों को भी फाइब्रॉइड्स बोल सकते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स अलग अलग, देखो अब जैसे इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, अलग अलग तरीके की गांठें होती हैं। जैसे कुछ कई बार सिस्ट बन जाती है, कई बार हेमोरेजिक सिस्ट बोलते हैं, खून की गांठें बन गई हैं, पस फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एंडोमेट्रियम में गांठें हैं, मतलब यूट्रस के अंदर नहीं, यूट्रस की जो लाइनिंग है लेयर पे, हाँ उसमें गांठें आ गई हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके की जो है वो गांठें हो जाती हैं एक हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें। और इनके होने के मैं बोलूँ कोई स्पेसिफिक कॉज कि ये क्यों हुई या किस वजह से हुई, इट इज ओनली हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस और हमारा गंदा लाइफस्टाइल, है ना। बिकॉज व्हाट इज नॉट नेचुरल टू अस, जो हमारे चीजें हमारे लिए नेचुरल नहीं है, जब हम उन चीजों को बॉडी में डालेंगे तो उनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी बॉडी में। और प्रेगनेंसी में कैसे ये दिक्कत देती हैं? जैसे हमने अभी बात किया कि इस तरीके की कोई भी गांठें, कोई भी ग्रोथ अगर हमारी एंडोमेट्रियम में होगी तो एग तो रिलीज हो रहा है और वो फर्टिलाइज भी हो रहा है, लेकिन एक हेल्दी साइट नहीं है उसके लॉज होने की, मतलब जहाँ पे जाकर वो चिपके अपना न्यूट्रिशन ले और बड़ा हो, है ना। तो फाइब्रॉइड होगा तो इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे अगर वुमेन हेल्थ में अगर PCOD है, PCOS
PCOS है या हमारे इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो उस कंडीशन में वुमेन का कंसीव ना कर पाना या कंसेप्शन का टाइम जो है वो बढ़ जाना या उनको मल्टीपल चैलेंजेस आना। अब अगर हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी जैसे जब पेशेंट्स में जो है इनफर्टिलिटी आती है बेसिकली, तो हम उसमें भी सबसे पहले रीज़न रूल आउट करते हैं कि क्या रीज़न है। तो रीज़न तो इसके टेस्ट क्या होते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं? रीज़न रूल आउट करने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं, है ना। तो इसमें क्या टेस्ट करवा सकते हैं, बेसिकली इसमें सबसे पहले हम हार्मोनल स्टडी करवाते हैं। इसमें जो है उनका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कितना है, उनका AMH कितना है ना। अच्छा। इस तरीके के कुछ LH हार्मोन कितना है, बॉडी हार्मोनल एक जो टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं। थायराइड हम एक बार देखते हैं कि उनका थायराइड हार्मोन वो बड़े हैं, कम तो नहीं हुए हैं, है ना। और नॉर्मल बॉडी के रूटीन चेकअप्स तो हम करवाते ही करवाते हैं टू रूल आउट कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन बॉडी में कुछ ऐसा कोई पैथोलॉजी तो नहीं चली आ रही है। ये हो गया ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। इसके बाद हम स्कैनिंग्स पर जाते हैं कि अगर हमें इनफर्टिलिटी का हमारा कंसर्न है तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई सिस्ट तो नहीं बनी है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ज़्यादा थिक तो नहीं है ना। क्योंकि जब हमारा पीरियड्स आने वाले होते हैं उस समय हमारे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो नेचुरली थिक हो जाती है, बिकॉज दैट इज वो उसका टाइम है ओव्यूलेशन का, वो थिक होगी ताकि फर्टिलाइज अगर एग करे तो वो जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहां पर जाके चिपक सके और उसकी ग्रोथ उसके बाद शुरू हो सके। अच्छा। है ना। लेकिन अगर वो एंडोमेट्रियम जैसे अगर हमें एक यूट्राइन हेल्थ का पता लगाना है ना कि हमारे जो साइकिल है वो अच्छा है नहीं है या इरेगुलर पीरियड्स रह रहे हैं उसका क्या वजह है, तो बेस्ट डे टू गेट योर अल्ट्रासाउंड डन इज 5th डे ऑफ योर पीरियड्स। जब आपका पीरियड्स खत्म होने वाले हो तब 5th to 6th डे है आपके पीरियड्स का, एंड यू गेट फॉर USG आप एक अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो। और अल्ट्रासाउंड जब करवाते हो तो उसमें आपको पता चलता है, बिकॉज उस टाइम तक आपकी एंडोमेट्रियम शेड हो जानी चाहिए, तो जो आपके एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो कम आनी चाहिए, है ना। और कोई भी ग्रोथ या कुछ भी अगर एंडोमेट्रियम अगर हमारे अगर यूट्रस में है या कुछ भी अबनॉर्मल ग्रोथ है, कोई फाइब्रॉइड है, तो उस टाइम में डिटेक्ट करना वो ईजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं है, पीरियड्स तो आ चुके हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो भी थिकनिंग होनी चाहिए वो निकल चुकी। हाँ, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर अल्ट्रासाउंड डन इज द 5th डे और द एंडिंग डे ऑफ योर पीरियड्स। तो तब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराओ तो आप एक हेल्दी क्या आपकी बॉडी में आप अच्छे से रूल आउट कर पाओगे। तो इन्वेस्टिगेशंस में आपकी हार्मोनल्स लेवल, आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन D, विटामिन B12, आयरन, फेरेटिन लेवल, ये चेक करवाने इंपॉर्टेंट है और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अब इनमें जब रूल आउट हो जाता है देन वी कैन गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन और द ट्रीटमेंट पार्ट ऑल्सो। उसके बाद हम फर्दर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या उसमें जो है उसका आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, दैट वी कैन रूल आउट फ्रॉम दैट। तो आयुर्वेदा में इसका परमानेंट इलाज संभव है? हाँ, डेफिनेटली। जब हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले डेफिशिएंसीज आई कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज हुई, है ना, हमारा अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, हमारा लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं रखा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, हमारे इरेगुलर पीरियड्स हुए, फिर इरेगुलर पीरियड्स का हमने रूट कॉज निकाला कि क्यों हो रहे हैं, वेदर वो फाइब्रॉइड हो सकता है, PCOD हो सकता है, PCOS हो सकता है ना। जब वो सारी चीज़ें हमें रूल आउट होगी तो हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं, तो अब ऐसे आयुर्वेदा में तो इसका मैं आपको बोलती हूँ कि हम इसका जड़ से इलाज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज, क्योंकि जो रीजंस मैंने बताए हम रीजंस पे वर्क करना शुरू करते हैं। अब आयुर्वेदा में हम कहते हैं कि हम जो भी ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम करते हैं निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब जिन वजहों से जो प्रॉब्लम हुई है, बीमारी शुरू हुई है, पहले उन वजहों को हटाया जाए, उन निदानों को अपनी लाइफस्टाइल से जो है वो हटाएंगे तो जो डिजीज है वो भी डेफिनेटली जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम निदान परिवर्जन से शुरू करते हैं। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले जो है वो इम्प्रूव करते हैं। लाइफस्टाइल में खाना पीना हो गया, आपके खाने पीने के साथ साथ आप क्या ले रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या चीज़ कितने अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है,
सबसे पहले पेशेंट का प्रकृति एनालिसिस किया जाता है। हम नाड़ी परीक्षण करते हैं। अच्छा, नाड़ी परीक्षण करते हैं जिससे पेशेंट की किस तरीके की तासीर है बॉडी की, कैसी प्रकृति है, वातज है, पित्तज है, वातज पित्तज है, कफज है या पित्तज कफज है, किस तरीके की प्रकृति है। तो अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, उसके अलग से ट्रीटमेंट भी वेरी करता है, उनकी डाइट भी वेरी करती, मेडिसिन भी वेरी करती है। बिकॉज जैसे दो इंसान जो है वो सेम नहीं हो सकते। हो सकता है जो चीज मैं खा रही हूँ वो आपके लिए सुटेबल ना हो, और जो आप खा रहे हो अगर वो सेम चीज मैं खाना शुरू कर दूं तो मुझे उसका उतना अच्छा बेनिफिट शायद ना भी हो, है ना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो उसी तरीके से जब हम ट्रीटमेंट को जो शुरू करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए भी जो पेशेंट की बॉडी टाइप है उसका एनालाइज करना और ये देखना कि उसकी कौन सी बॉडी टाइप है और क्या ट्रीटमेंट, क्या जो उनके लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या उनके जो उनका ईटिंग हैबिट्स है, जो उनका डाइट चार्ट है, उसमें क्या चीज़ें हमें जो है वो इन्वॉल्व करनी चाहिए या क्या चीज़ें हटानी चाहिए वो प्लान करने में हेल्प होती है। तो नंबर 1 हमारी डाइट आ गई यानी हमारा लाइफस्टाइल आ गया। सेकेंडली हम आयुर्वेदा में सबसे पहले पंचकर्मा करवाते हैं पेशेंट का, डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं ताकि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी गंदगी है उसको हम फ्लैश आउट कर सकें। हम टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करेंगे ताकि हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। हमारे जैसे जो भी में उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम कुछ शुरू करते हैं, उनका असर ज्यादा होगा, है ना, उनका एब्जॉर्प्शन। अब जब क्योंकि उसके पुराने वो टॉक्सिन निकल जाते हैं और मतलब बॉडी का एक नया ही रूप आ जाता है पंचकर्मा के बाद। हाँ, क्योंकि पंचकर्मा के एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि पंचकर्मा इज बेसिकली अगर मान लो एक घड़ा है जो गंदा घड़ा है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है ना, आप उसमें कितना मर्जी साफ पानी डाल लो उस पानी में गंदा ही रहेगा, उसने गंदा ही होना है। जब तक हम उस घड़े को साफ नहीं करते तो वो गंदा घड़ा, कीचड़ से भरा हुआ घड़ा इज आवर बॉडी एंड पंचकर्मा जो हम उसको साफ कर रहे हैं, उस कीचड़ को साफ करें ताकि उसके अंदर जब मैं पानी डालूं तो वो साफ पानी रहे। तो हम सबसे पहले बॉडी को क्लेंस करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं ताकि उसके बाद जो भी मैं दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं डाल रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, वो शरीर में अच्छे से पचे और लगे, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ हम जैसे पीसीओडी पीसीओएस की बात कर रहे हैं तो हम कुछ लोकल थेरेपीज भी उसके लिए रखते हैं, जैसे बस्ती, उत्तर बस्ती हम पेशेंट में करवाते हैं। मतलब आयुर्वेदा का एक सिद्धांत है कि जैसे जहाँ का भी रोग है, जैसे मान लो अगर किसी को सिर का अपर रेस्पिरेटरी कोई ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो सबसे जो नियरेस्ट रूट है दवाई डालने का दैट इज नोज। अच्छा। हम उसके लिए हम नस्य करते हैं, नाक से दवाई डालते हैं, है ना। नाभि का भी होता है इसमें ना, नाभि में भी नाभि पूरन भी हम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जब पेशेंट में रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में जब रहती है तो उसमें हम पिच्चू धारण करवाते हैं, मतलब जो नेवल होती है वहाँ पर जो है वो हम ऑयल इंस्टॉलेशन करते हैं, नाभि ऑयल करते हैं, नाभि का तर्पण करते हैं। एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही पुराना मिथ है या एक बहुत ही पुरानी मान्यता है, शायद आपने सुनी होगी। जब बचपन में हम छोटे होते थे ना हमारे होंठ फटते थे, तो हमारी मम्मी हमारी नाभि में तेल लगाती थी। हाँ, दादी बोलती थी कि नाभि में तेल लगाओ उससे होंठ नहीं फटेंगे। एग्जैक्टली। तो हम उस टाइम बोलते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मेरे होंठ है, आप तेल मेरी नाभि में लगा रहे हो। तो हमारा जो अब्जॉर्प्शन एरिया है ना वो हमारी नाभि का सबसे ज्यादा होता है, तो हमें अपनी नाभि को हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो नियरेस्ट रूट होता है ना वहां से हम दवाई इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें भी हम बस्ती को हम बहुत बार अनीमा या इस तरीके की चीज़ों से मिथ के साथ जो है बांध के चलते हैं। अनीमा जो है वो साबुन वाले पानी का हो सकता है, नॉर्मल वाटर का अनीमा दे देते हैं, वो होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में। वो क्रॉनिक वो हम एलोपैथी में यूज करते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को जो है वो अनीमा दे दिया ताकि उसका पेट साफ हो जाए। बट आयुर्वेदा में जो हमारी बस्ती हम देते हैं पेशेंट को, बस्ती इज बेसिकली हम जो है वो मेडिकेटेड ऑयल्स और मेडिकेटेड जो हमारे क्वाथ होते हैं उनको इंस्टॉल करते हैं, वो पेशेंट को देते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। जैसे अगर फाइब्रॉइड है या किसी तरीके की कोई गांठें हैं, है ना, उनको जो है पिघलाने के लिए, कम करने के लिए वो हेल्प कर सके। तो ओरल चीजों का साइड इफेक्ट तो कोई नहीं होता? नहीं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं दे आर ऑर्गेनिक टू अस, दे आर नेचुरल टू अस। हमारे लिए नेचुरल क्या नहीं है, केमिकल बेस्ड दवाइयाँ। अब बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स, अगर आप चले जाते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो दे हैव नो ट्रीटमेंट फॉर इट, और अगर ट्रीटमेंट है तो वो है हार्मोनल पिल्स।
आपको हार्मोनल पिल्स पे रखा जाता है, जिसका एक 21 डेज का साइकिल होता है। 21 डेज आप वो दवाइयाँ लेते हैं, फिर आपका जो पीरियड है उसका ऑनसेट हो जाता है ना। पर जब आप वो दवाइयाँ नहीं लेते हो तो नेचुरली आपके पीरियड्स नहीं आते, देन यू हैव अ डिपेंडेंसी ऑन दैट हॉर्मोन्स। क्योंकि जब बॉडी में बाहर से हॉर्मोन्स डालने लग जाओगे तो हमारी बॉडी हार्मोन प्रोडक्शन करेगी क्यों, है ना। और एक मीनोपोज का है, जैसे मीनोपोज के समय की बात कर रही हूँ, मेरे उम्र की महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी जब मतलब आपको बंद हो जाते हैं पीरियड्स, तो फिर आपको हार्मोनल कुछ दी जाती है मेडिसिन। वो भी किस लिए होती हैं? वो कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी जरूरत हमें उसके बाद भी होती है? देखो, बेसिकली मेनोपॉज होता है जब हमारी 45 to 50 ईयर्स की जो हमारी एज होती है उसमें हमारे पीरियड्स बंद हो जाने होते हैं, है ना। तो जब हमारी मेनोपॉजल एज ग्रुप चल रही होती है उस टाइम ना बहुत सारी सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। पेशेंट में हॉट फ्लैशेस होने लग जाते हैं, इरिटेबिलिटी हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। तो ये जो है वो हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स जो बॉडी में कम प्रोड्यूस होने लगते हैं ना, वो इरिटेबिलिटी उन वजह से आती है। तो उनको बूस्ट करने के लिए हार्मोन उन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए वो हार्मोन्स उस टाइम पे देते हैं ताकि पेशेंट की जो सफरिंग है वो कम हो जाए। अच्छा, और ये योगा और मेडिटेशन का क्या इसमें रोल है? जैसे हमने बात की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, डेफिनेटली जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो हम करेंगे तो योगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ, हमारी यूट्राइन हेल्थ के लिए। अब इसमें कुछ योगा आसन्स भी हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे अच्छा और इजीएस्ट आसन जो कोई भी कर सकता है दैट इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मलासन होता है, मलासन कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से जो हेड को नीचे रख के टांगों को ऊपर उठाते हैं, है ना, शीर्षासन। हाँ, शीर्षासन वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी यूट्राइन हेल्थ के लिए, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है वो सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 सूर्य नमस्कार में भी बहुत सारे आसन आसन्स होते हैं टोटली। सूर्य ये सुनने में लगता है सूर्य नमस्कार ऐसे होगा, लेकिन उसमें भी काफी सारे आसन होते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ आसनास। तो जब आप ये सारे आसन परफॉर्म करते हो तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ को वेलबींग करने में, प्राणायाम का भी अहम रोल है इसमें। एग्जैक्टली, प्राणायाम जो हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। अब जैसे आयुर्वेदा में वायु का बहुत अच्छा रोल है, अपान वायु, दान वायु, वायु के 5 प्रकार हैं, उसके अलग अलग अपने अपने फंक्शनैलिटी है बॉडी में। तो वायु जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी जो हमारी वायु है उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जितना अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाएगा, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनमें हम बेसिकली प्राणायाम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सारे वायु विकार है, वात को बढ़ाने वाले हैं। मतलब कफ भी बढ़ता है इसमें, वात भी बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी लंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो हमारे एल्व्यूलाइज, मतलब हमारे फेफड़ों में जो एल्व्यूलाइज होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, वो फूलते हैं, तो वो मजबूत होते हैं, लंग्स मजबूत होते हैं। जैसे एक एलोपैथी में अभी डॉक्टर्स क्या देने लगे हैं, स्पायरोमीटर। वो बॉल्स, जैसे फूक से बॉल ऊपर जाती है तो उससे बोलते हैं लंग्स मजबूत होते हैं, ऐसे ही आप उसमें बता रहे हैं ना। एग्जैक्टली, वो अभी वो चीजें यूज कर रहे हैं, बट प्राणायाम तो हमारा कितना पुराना, कितने सालों से। हाँ, वो हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि जब हमें अस्थमा या राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो हमारे एल्वेलाइज होते हैं ना उसमें कफ भर जाता है, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, हमारे एयरवे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब वो उतने अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाते। वो उतने अच्छे से एक्सपैंड नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड होती है ना वो पूरी नहीं हो पाती। अगर हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड पूरी नहीं होगी तो जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी थक जाना, लेथार्जिक हो जाना, अस्थमा पंप की जरूरत पड़ना, क्योंकि अब जो हमारा अस्थमा पंप है बेसिकली वो डायलेशन करता है। जब हम अस्थमा पंप लेते हैं ना तो वो हमारी उन्हीं एल्वेलाइज को और डायलेट कर देता है, हमारे लिए सांस लेना इजी कर देता है। तो इट इज नॉट, इट्स ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं हम बेसिकली एलोपैथी में, कि अभी अगर सांस नहीं आ रही ना, इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथिक इज द बेस्ट, है ना, क्योंकि वो उस समय आपकी जान बचा सकती है। अब पेशेंट को सांस ही नहीं आ रही है, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं दोगे जो इमीडिएट उसकी एयरवे को जो है वो रिस्टोर करे, आपको एलोपैथी की जरूरत होती है। लेकिन रोग को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद से
बढ़िया हाँ, पद्धति जब नहीं तक है। आप उन एल्वेलाइज को रिस्टोर करने के लिए, बेटर करने के लिए, उस कफ को निकालने के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक हमारा एयरवे दोबारा से अच्छा हो जाए, हम प्राणायाम से अपने जो लंग्स हैं उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको एक्सपेंशन नहीं देंगे, है ना, तो तब तक वो उनका बेटर होने के चांसेस नहीं है। तो वैसे ही इसी कंडीशन में है कि हम हार्मोनल पिल्स लेकर पीरियड्स तो ला सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। रेगुलेट करवाने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तीनों इसीलिए बोला जाता है कि रोज व्यायाम करें। हाँ। और प्राणायाम करें। प्राणायाम से वो सांसों के जो होते हैं ना, हाँ, है ना, उससे डीप ब्रीदिंग करें। तो ये सारी चीजें इसलिए हर रोग के लिए फायदेमंद है। एग्जैक्टली तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि देखो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करने से हमारे लक्षणों में तो आराम हो जाता है, लेकिन उसको जड़ से नहीं मिटा सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। जब दोबारा दिक्कत आएगी दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे अभी इंडिया में मिथ है कि अगर जैसे आपको आपका हाई बीपी है, बीपी ज्यादा रहने लग जाता है, तो ये गोली तो आपको उम्र भर खानी है। हाँ, बिल्कुल, मैं भी खाती हूँ। खाना खाना भूल जाना पर वो गोली खाना मत भूलना, है ना। ये सारे मिथ शुरू कर देते हैं। बट इट इज नॉट समथिंग जो हमें लाइफ लॉन्ग खाना है। बिकॉज जैसे हमने बात की साइड इफेक्ट की, तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी पे बहुत। अब गूगल भी करना, जो भी दवाई खा रहे हो ना उसको गूगल करना, एक बार उसके साइड इफेक्ट पढ़ना कि बॉडी में कितने साइड इफेक्ट है ना। और उन चीज़ों के साइड इफेक्ट बॉडी में उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और हम नेचुरली कैसे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं वो हमने अपने खाने पीने में परहेज करना है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव बनाना है, और धीरे धीरे आप एलोपैथिक से आयुर्वेदिक दवाइयों पे शिफ्ट हो ताकि नेचुरली उसको मैनेजेबल किया जा सके, और फिर धीरे धीरे उनको भी हो रहे हैं। अब काफी लोग हो रहे हैं, देख रही हूँ मैं, क्योंकि अब इसीलिए तो प्रॉब्लम्स भी तो देखो कितनी बढ़ गई है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी शिफ्ट हो चुकी थी, है ना। और उन महिलाओं को आप मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कोई सलाह दें, कोई टिप्स दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम एक विमेन की लाइफ में आता है जो उसके पीरियड्स को इम्पेक्ट कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को इम्पेक्ट कर रहा है, तो वो उसके लिए पर्सनली, उसकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए बहुत ही शैटरिंग जो है वो माहौल हो जाता है। इनफर्टिलिटी एक बहुत छोटा टर्म हमें लग सकता है, बट एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक फैमिली कोई प्लान करने वाला है उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब ये चीज़ स्ट्रेस में आती है तो एक वुमन बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट में वो चीज़ और ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालती है। बिकॉज अगर हम उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को रिलीज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भी हम इलाज करते हैं तो क्या इलाज कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके रूट कॉज को ढूंढ के, रूट कॉज की ट्रीटमेंट जब तक नहीं करेंगे ना वो बेटर नहीं होगा। तो मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए आपका योगा, मेडिटेशन और अ गुड फैमिली सपोर्ट, गेट समवन जिससे आप वो बात कर सको। वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, और अगर कोई नहीं है तो आपका थेरेपिस्ट हो सकता है। बट यू हैव टू गेट समबडी टू आस्क टू, क्योंकि जब तक वो सारी चीजें आपके अंदर से नहीं निकलेंगी ना, आप वो चीजों को बेटर नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल हमें दीजिए जो आपने देखा हो कि जिसको रिलीफ हुआ हो। डेफिनेटली अभी हाल फिलहाल की बात है, एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थे। उनका जो 7 डेज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उन्होंने अभी 7 डेज उनके कंप्लीट हुए थे। उनका AMH हार्मोन, मतलब जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो AMH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारा AMH का लेवल कम होता है ना, तो अ वुमन कैन नॉट प्रोसीड विद द प्रेगनेंसी, उनका प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है। तो उनका AMH लेवल वो 0.001% है ना। तो हमने 1 हफ्ता उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के बाद जो उनका AMH लेवल था, इट कम अबाउट 2.37 पे उनका आया 1 हफ्ते में। तो नाउ शी इज़ प्लानिंग फॉर 3 महीने से उनके पीरियड्स नहीं आए थे, तो उनके पीरियड्स का ऑनसेट हुआ, उनका AMH अच्छा हुआ, एंड डेफिनेटली शी विल बी कंसीविंग फॉर हर चाइल्ड ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। फेल्ड IVF वाले पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि IVF ही एक एंड ऑप्शन है इनफर्टिलिटी का इन एलोपैथी। और जब किसी पेशेंट का IVF भी सक्सेसफुल नहीं है
देन दे कम टू आयुर्वेद अस, में उसका देन ट्रीटमेंट दे है। कम टू अस। बट वही बात है, अगर वो चीज़ पहले हो जाए तो उसका सोल्यूशन भी पहले हो जाएगा। तो हाँ, ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन पे हम रिलाई ऑन करके या जिनको सोच के हम जो है वो ट्रीटमेंट को या हमारी प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर सकते हैं ट्रीटमेंट को लेकर, कि कैसे उनको हम बेटर मैनेज कर सके, पहले मैनेज कर सकें। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अंकिता, आपके साथ खुलकर बातचीत हुई। जी जी। और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ना बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लड़कियों और महिलाओं से संबंधित, जैसे पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर एक समाज में ना कुछ वर्ग ऐसा है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा इस विषय में बात करना पसंद नहीं करती। एक टैबू सा है कि ये ऐसे बात कर रही हैं ये जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो इस चीज़ के लिए ना हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सबको मिलकर कदम उठाने चाहिए। और इन सब प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में उनसे संबंधित बीमारियों को और उनसे संबंधित हल आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ ही हम अपने इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। धन्यवाद।